नमस्कार, कोविड टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं रश्मि प्रिया शर्मा। आमतौर पर लोग सर्दी बुखार आने पर कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण नहीं है और सिर्फ वॉमिटिंग और डायरिया है तो भी आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना के इस दौर में 10 से 15% ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें बुखार या सर्दी के कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन उन्हें डायरिया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। इस सदी के सबसे बड़े वैश्विक संकट कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर ये समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना का वायरस कैसे लोगों के शरीर में प्रवेश करता है, किस किस तरह से प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण नजर आ सकते हैं। इन्हीं में से कई रिसर्च में यह सामने आ चुका है कि कोरोना के मरीजों में अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण नजर आते हैं। क्या डायरिया और उल्टी भी कोरोना वायरस के संकेत हो सकते हैं? चलिए कोरोना के दौरान होने वाली ऐसी ही कुछ समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अपोलो अस्पताल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन अग्रवाला। आज की चर्चा हम शुरू करें इससे पहले दर्शकों आपको बता दें कि फ़ोन लाइन भी हम खोल रहे हैं। आपके भी कोई सवाल हो तो सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर रोशन अग्रवाला, स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव में। जी रोशन अग्रवाला जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि हम लोग जानते हैं कि कोविड के समय रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पेट को लेकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स होती है, लीवर्स में प्रॉब्लम होती है। कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल सही बोला रश्मि जी आपने। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो हमें पता है कि हमारे नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके लंग्स में अफेक्ट करता है। तो लंग्स में जब वो अफेक्ट करता है तो लंग्स में कुछ ACE रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे वो अटैक करता है और सेल्स में एंटर करता है। तो क्योंकि वो ACE रिसेप्टर्स जो रहते हैं ना कि सिर्फ लंग्स में रहते हैं बल्कि हमारी जो आंत है, जैसे कि जो इंटेस्टाइन बोलते हैं हम, या फिर लिवर या फिर पेनक्रियास, उनमें भी कुछ हद तक रहते हैं। तो ये वायरस उन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है और उनको, और रिसर्च में देखा गया है और हमें प्रैक्टिकली भी मिलता है कि जो कोविड से आक्रामित पेशेंट्स जो होते हैं उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी मिलते हैं। इनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं डायरिया, जो कि देखा गया है कि 10 से 30% पेशेंट्स में डायरिया का लक्षण मिल सकते हैं। यूजुअली जो डायरिया रहती है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है नोज़िया मतलब जैसे कि उल्टी होने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम नोज़िया कहते हैं। तो वो नोज़िया भी काफ़ी हद तक पेशेंट में, करीब 1/3 पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और सबसे जो कंफ्यूजिंग बात ये है कि ये सिम्टम्स आपको बिना सर्दी खांसी और बुखार के भी हो सकते हैं और उस केस में भी आपको कोविड हो सकते हैं। जी डॉक्टर अग्रवाला, जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो कोविड के दौरान होने वाले लक्षण हैं, लेकिन जिन लोगों में पहले से ही पेट की समस्याएं रहती हो, जो पहले ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझ रहे हो, गॉल ब्लैडर की समस्या हो या फिर अन्य जो पेट की समस्या है, स्टोमक कैंसर हो, इस तरह का चीज़ हो, तो ऐसे में कितना घातक हो सकता है ये कोविड? देखिए, कोविड जो अंडरलाइंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या लिवर डिजीज़ रहती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ रहती है वो है सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें लिवर बिल्कुल सूख जाता है और उसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और कई सारे पेशेंट्स होते हैं और एक स्टेज होती है लिवर सिरोसिस की जिसे हम डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि पेट में पानी जमा हो जाता है, पैर में सूजन हो जाती है, खून की उल्टियाँ होती है, बेहोशी जैसे सिम्टम्स होते हैं। उन सब पेशेंट्स में, उन सब लिवर सिरोसिस पेशेंट में ये कोविड-19 घातक हो सकता है, क्योंकि अगर वो प्रिसिपिटेट करता है लिवर फेलियर को तो ये कई सारे पेशेंट्स में जानलेवा हो सकता है। बाकी जो कंपेंसेटेड सिरोसिस पेशेंट्स है, जिसमें कि लिवर सिरोसिस है लेकिन ये सारे जो पेट में पानी वगैरह नहीं है, उनमें भी कोविड-19 की जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा हो सकती है और वो पेशेंट भी डिकम्पेंसेट कर सकते हैं, मतलब उनमें भी पेट में पानी वगैरह जमा हो सकता है। तो वो एक प्रिसिपिटेटिंग जो इवेंट की तरह काम करता है कोविड-19 इन्फेक्शन, और इन सब बीमारी में घातक हो सकता है। दूसरी जो बीमारी का जिक्र हम मोस्ट कॉमनली करते हैं
वो डिजीज़ होती है जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन मिलते हैं, मतलब वो मेडिसिन जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसी डिजीज़ एक लीवर की होती है जिसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं, एक आंत की डिजीज़ होती है जिसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, और कई सारी डिजीज़ेस होती है जिसमें पेशेंट स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, तो स्टेरॉइड्स पे या फिर दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे। तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उन सब पेशेंट्स में कोविड का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और कोविड का संक्रमण होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है उन सब पेशेंट्स में। और बाकी कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ेस होती है, जैसे मोस्ट कॉमन जो हमारी डिजीज़ेस होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कोई और जी कोई जी डॉक्टर अग्रवाला, इस वक्त एक दर्शक हमसे, जी डॉक्टर अग्रवाला, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हम पहले उनका फ़ोन कॉल ले लें। जी कहाँ से बोल रहे हैं और क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? श्योर। मैं दुलियाजान असम से बोलती हूँ। दुलियाजान ऑयल टाउन है असम में, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जी में। जी कहिए कहिए। तो हम लोगों ने मैंने कोविड के इंजेक्शन लिए हैं हस्बैंड वाइफ ने। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंटेशन हुई है, मैंने थोड़ा बुखार हुआ है कि ठीक है, थोड़ा सा उनको टेम्परेचर हुआ है। मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरे को मैंने मेरी एक टांग में सारी में दर्द हो रही है, वो कैसे ठीक हो? वो इसी से मैंने अटैच है ना, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एड़ी तक पेन हो रही है मेरे, मैंने एक तरफ साइड। जी हाँ हाँ, 19 को मैंने लिया था। आपके सवाल के लिए धन्यवाद। थोड़ी माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि फीवर, पैर में दर्द, कमजोरी लगना, थकावट लगना वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी कॉमन है, और इन सब के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिकॉज ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ठीक होने वाले सिम्टम्स होते हैं, कुछ दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको बुखार ज़्यादा होती है या दर्द ज़्यादा होती है तो आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिम्टम सेल्फ लिमिटिंग होते हैं वैक्सीन के बाद और अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर, हम पूछना चाहेंगे आपसे, आप जिस तरह बता रहे थे कि जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है एक तरह से, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कोविड अगर होता है तो कितना समय उनको लगता है रिकवर होने में? देखिए, अगर जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जिनको होते हैं, जैसे कि डायरिया वगैरह जो होती है और नोज़िया वगैरह होती है, यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में वो रिजॉल्व हो जाती है, और ये सिम्टम्स भी सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इसमें भी आपको कुछ घबराने की बात नहीं होती, यूजुअली हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखना है, ORS लेना है, और अगर डायरिया होती है तो प्रोबायोटिक्स, मेनली दही, लस्सी, छाछ वगैरह का सेवन कर सकते हो आप, उससे आपको काफ़ी आराम रहेगा। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, दस्त बहुत ज़्यादा लगते हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर, इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं आप और क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? हमको मतलब कि ये लीवर और मतलब आंत में सूजन था ना, ये बोल करके हमको मतलब डर से हम तो वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। जी पहले बताइए आप कहाँ से कह रहे हैं और अपनी समस्या एक बार बोल रहे हैं गुवाहाटी से, बोल रहे हैं गुवाहाटी जी से। जी हाँ कहिए। हाँ, हम गुवाहाटी से बोल रहे हैं। हाँ कहिए। देखिए, ये जी डॉक्टर साहब, मतलब मेरा लीवर में ये सबसे सूजन था और आंत में मेरा प्रॉब्लम है। आंतों पे प्रॉब्लम है। हाँ जी, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। डर लग रहा है तो कि देखिए, ये सबसे जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब कहिए। जी मैं समझ गया। हाँ, देखिए, ये एक मिथ है, और ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि वैक्सीन जिन पेशेंट्स को लीवर की डिजीज़ है या आँख में सूजन है या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है या पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है या कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ये एक मिथ है, अफवाह है। वैक्सीन कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़, चाहे लिवर सिरोसिस हो, इनफैक्ट जो मैं सबसे सीवियर लिवर डिजीज सिरोसिस जो बोलते हैं हम लोग, जिसे डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, उसमें भी जो जितने भी मेजर डिजीजेस है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, किसी में भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सारे पेशेंट्स को वैक्सीन लेनी चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं सारे पेशेंट को वैक्सीन लेना, बिकॉज यही एक हथियार है हमारा इस महामारी से बचने का। और जो थर्ड वेव की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे अगर हमें बचना है तो हमें वैक्सीन लेना बहुत ही अनिवार्य है।
तो ये सारी मिथ और अफवाहें हमें हटानी है। और कोई भी डिजीज़ आपके पेट की हो, आंत की हो, लीवर की हो, पेनक्रियास की हो, गॉल ब्लैडर की हो, आपको वैक्सीन लेना है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जी डॉक्टर, लीवर की बात हम कर रहे हैं, लीवर सिरोसिस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हाल ही में किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया हो या कुछ समय हो गया हो, दवाइयाँ चल रही है, ऐसे में कोविड भी हो गया है, कितना खतरनाक हो सकता है और क्या उसे दवाइयाँ लेती रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट किसी को हुआ है तो उसको दवाएं, वो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे रहता है, मतलब ऐसे मेडिसिन जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। मिनिमम 2 से 3 मेडिसिन चलती है ऐसे पेशेंट को जो हमारी इम्यूनिटी डाउन करती है। ऐसे पेशेंट को कोविड-19 का संक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम है। तो प्रिकॉशंस जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ही ज़्यादा लेने चाहिए ताकि कोविड-19 ना हो। और अगर कोविड-19 हो गया है तो इन सब पेशेंट में सीवियरिटी वेरी करती है, तो किसी सीवियर कोविड होने के भी चांसेस रहते हैं। जी डॉक्टर, एक कॉलर हमसे फिर से जुड़ रहे हैं, अगर हो सके तो जी डॉक्टर, इस वक्त एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से कह रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से। जी सवाल कीजिए अपना। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए, कहाँ से कह रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, हम अरुणाचल से बोल रहे हैं। मेरा मिसेस कोविड ये वैक्सीन लेके आज 1.5 महीना हो गया, उसको पेट में दर्द आ रहा है, एक पेट पूरा दर्द हो रहा है। वैक्सीन ले चुका है। वैक्सीन लेने से कहाँ दर्द हो रहा है उनको? हेलो। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है उनको? नहीं, पेट दर्द कहाँ पे हो रहा है, पैरों में कि पेट में? क्या दर्द कहाँ हो? ये नाभि के एक साइड में और पूरा पैर एक तो पूरा दर्द हो रहा है। वैक्सीन लेने के बाद से बीमारी स्टार्ट हुआ है। यूजुअली वैक्सीन के ऐसे इतने प्रोलॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली रिपोर्टेड नहीं है कि वैक्सीन लेने के महीने भर बाद तक आपको ऐसे पेट में दर्द या फिर पैरों में दर्द हो। कई बार ये सारे कोइंसिडेंटल होते हैं कि हमें किसी और कारण से पेट में दर्द हो रहा हो या पैर में दर्द हो रहा हो और हम उसे वैक्सीन को एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दोनों चीज़ साथ में हुई हो, कई बार ऐसे होता है। तो मेरा आपको सलाह रहेगी कि आप एक बार किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस इन सब चीज़ों में रूल आउट करनी होती है कि कहीं और कुछ तो नहीं है। जी डॉक्टर, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमसे, जानना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? मैं गुवाहाटी से बात कर रही हूँ। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को 77 साल की है, वो कोविड हो गया था। उनको 77 साल की है, उनको कोविड हो गया था। जी कहिए। कोविड हो गया था, पर अभी तक वो रिकवर नहीं कर पा रही है क्योंकि कोविड तो खत्म हो गया, उसके बाद उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत आ रहे हैं। जैसे कभी क्लोराइड जम जाता है पाँव में, कभी उनका बीपी अप डाउन हो रहा है। वो अभी भी मारवाड़ी हो मेटरनिटी हॉस्पिटल में है, अभी तक उनको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं और उनको कुछ आ रहा है, बट बीपी भी बहुत अप डाउन कर रहे हैं। डॉक्टर, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत, आज 10-12 दिन। ठीक है, मैं अभी बहुत ही, और उनको पहले कोविड हो गया था। कितने दिन हो गए उनको कोविड हुए को? वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तब हम लोग यहाँ मारवाड़ी हॉस्पिटल में किए थे। कोविड हुए कितने दिन हो गए उनको? उनको कोविड 26 तारीख को हुआ था, होम इंश्योरेंस दिया 10 दिन का, फिर उनको यहाँ मारवाड़ी मेंटेनेंस में 3 तारीख को लाए और फिर उसको 5 दिन, आज 20 दिन हो गए। तो ठीक है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इनका। तो अभी हम इस सवाल पे आते हैं। कोविड ये जो इनको हो रहा है उनको बोलते हैं हम लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो कोविड के जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली 4 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाने चाहिए। अगर 4 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व नहीं होते वो सिम्टम्स, तो उनको हम ऑनगोइंग कोविड कहते हैं। और अगर वो सिम्टम्स 12 हफ्ते से ज़्यादा यानी 3 महीने से ज़्यादा अगर चलते हैं तो उसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि बता रही है माताजी की उम्र 77 साल है, तो उनको कितनी सारी कोमोर्बिडिटीज़ है, जैसे कि उनको डायबिटीज़ है, दमा है,
बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बाकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब हमें कोविड होता है तो ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है ये प्रिसिपिटेट कर जाती है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कोविड के लिए नहीं हो रही, बल्कि पहले से जो उनकी बीमारी थी वो बीमारी वापस से ज़्यादा होने के लिए और तीव्र होने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई सारे कोविड पेशेंट को पोस्ट कोविड पीरियड में, मतलब 4 हफ्ते बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। वो सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं, कफ रहता है, थोड़ी बहुत सांस लेने की दिक्कत रह सकती है, थोड़ी बहुत उनको पल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन तेज़ होना, कमजोरी लगना, थकावट लगना, कभी कभी डायरिया, पेट दर्द, ये सब भी परसिस्ट करते हैं, महीनों तक परसिस्ट करते हैं। तो इन सब केसेस में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आप फ्रूट जूस वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लें और स्ट्रेस ना लें, बिकॉज स्ट्रेस प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होता है सारी डिजीज़ के लिए। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि बहुत घातक होते हैं बाकी ऑर्गन्स के लिए। तो स्ट्रेस मीडिएटेड प्रिसिपिटेशन होता है जो कि जीआई सिम्टम्स मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में भी होता है और बाकी सिम्टम्स में भी होता है। एक एडिक्वेट एक्सरसाइज, योगा और बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अभी इनका जो सवाल है उसमें मुझे लग रहा है माता जी को जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी वो प्रिसिपिटेट हो गई है और उसके लिए उनको अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा है तो उन्हें अस्पताल में ही रह के स्टेबलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाकी केयर के लिए, होम बेस्ड केयर के लिए जा सकती हैं। जी डॉक्टर, एक व्यूअर हमसे और जुड़ रहे हैं, एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ, मैं चबुआ से बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं चबुआ से बोल रहा हूँ। अच्छा, चबुआ से, हाँ कहिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरा वाइफ का 2019 से आईबीएस का प्रॉब्लम है, आईबीएस डायरिया। तो उनको मैं पहले भी ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। बाई अप्रैल तो उनका वो हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो उसका बाद से अभी भी उनका डायरिया का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं। तो एंटीबायोटिक करीबन 3-4 लेते हैं, अभी भी चल रहा है। अभी आज भी दवा चेंज हुआ, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक खत्म होगा। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि हम अगर अभी पोस्ट कोविड ईरा में जब हम ओपीडी कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ओपीडी, तो हमारे मैक्सिमम पोस्ट कोविड पेशेंट्स यही सिम्टम्स लेके आते हैं। इन पेशेंट्स को जो पहले से आईबीएस रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, वो कोविड के लिए प्रिसिपिटेट हो जाता है और वो सिम्टम्स परसिस्ट करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आईबीएस क्या है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी आंतों की बीमारी है और जिसमें पेट दर्द, डायरिया वगैरह होता है। और इसका जो मेन प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जो रहता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलेटेड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर रहता है, इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ जो कोविड हुआ उससे पहले। प्लस हमारी आंत की थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, तो ये पेशेंट्स बार बार रिकरेंट सिम्टम्स के होने का चांसेस रहता है इनको। और कभी भी इनको लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो तो प्रिसिपिटेटिंग सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोविड से 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है कि कोविड के लिए हमारे जो इंटेस्टाइन में जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज रहते हैं उसका ऑल्टरेशन हो जाता है, जिसको हम लोग गट डिसबायोसिस बोलते हैं। मतलब जो हमारे पेट में जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज था उनकी मात्रा कम हो जाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। प्लस हम जो एंटीबायोटिक्स वगैरह, दवाएं वगैरह यूज़ करते हैं कोविड के टाइम पे, वो भी हमारे बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, और दूसरा कॉज है स्ट्रेस। आपको पता है कोविड के लिए कितनी स्ट्रेस हो रही है। एक तो बीमारी का स्ट्रेस, फिर और बाकी जो लॉकडाउन है उसका स्ट्रेस, और बाकी फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, एक रूम में बंद है वो स्ट्रेस। तो इतने सारे स्ट्रेस के लिए भी वो प्रिसिपिटेट होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट जो कर सकता है वो है कि आपको समझना है कि ये एक पासिंग क्लाउड है कोविड, जो कि चला जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं कोविड रिलेटेड, जैसे कि डायरिया हो गया या फिर वो हो गया, ये सब ट्रांजिएंट है, कुछ दिनों के लिए ही है। और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है,
जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी बदलाव ज़रूरी है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिर से स्वागत है आपका कोविड टॉक में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड और जीआई सिम्टम्स को लेकर। जीआई जो समस्या होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोशन अग्रवाला, अपोलो अस्पताल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और डॉक्टर्स, आपसे मैं कोई सवाल पूछूं उससे पहले एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से आप कह रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? हम बोल रहे हैं, मिजोरम से बोल रहे हैं। हमारा डायबिटीज है, हम अभी वैक्सीन लेना सकता है कि नहीं सकता है? हेलो जी, कहिए कहिए, सुन रहे हैं। हमारा डायबिटीज है, हम वैक्सीन लेना सकता है कि नहीं सकता है? जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, वैक्सीन लगा सकते हैं, डायबिटीज़ है उनको? डायबिटीज़ बाकायदा लगा सकते हैं, लगाना ही है। और आपको जैसे कि पता है, हमारे सरकार ने जो मुहिम स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले जो 65 साल के ऊपर लोग थे और जो 45 साल की उम्र लोग थे और प्लस जो उसको कोमोर्बिडिटीज थी, मतलब डायबिटीज़ थी, उनको प्रायोरिटाइज किया गया था वैक्सीन देने के लिए। तो आप प्रायोरिटी कैंडिडेट है, आपको अभी तक लगवा लेना चाहिए था, और आपने अगर नहीं लगवाई है तो जल्द ही वैक्सीन लगवाइए। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से कह रहे हैं और क्या सवाल है? चलो सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, कहाँ से कह रहे हैं आप, पहले ये बताइए। हाँ, पहले मैं मणिपुर से। हाँ, अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम पिंकी है और मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे 2 साल की एक लड़की है जी, और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। अभी क्या जो कंट्रोवर्सी ब्रेस्ट फीडिंग को वाला को ब्रेस्ट फीडिंग वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते है? जो कौन कौन बोलता है लगाओ, कौन कौन बोलता है नहीं लगाओ? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी रिसेंटली हमें पता था कि हमारे पास डाटा उतना नहीं है कि लैक्टेशन जो कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी। बट अभी डाटा आ रहा है और रिकमेंडेशंस आ रही है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है, मतलब जो कि स्तनपान कर रही है जो माताएं, वो भी वैक्सीन लगा सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका डॉक्टर से? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट कोविड में जब स्वेलिंग हो जाता है हाथ पाँव में और में, तो बोलते हैं एल्बोविन की कमी हो जाती है। तो एल्बोविन किस लिए लगता है और ये कैसे लगता है, क्यों लगता है एल्बोविन? देखिए, अगर आपको एल्बुमिन की कमी हो रही है तो यूजुअली एल्बुमिन हमारे लीवर से बनता है। अगर आपको एल्बुमिन की कमी हो रही है तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये एल्बुमिन की क्यों कमी हो रही है। आपको क्रोनिक डिजीजेज जैसे रहते हैं, सिंपल कोविड में यूजुअली नहीं होना चाहिए एल्बुमिन की कमी, लेकिन अगर आपको कोविड बहुत दिन तक रहा है, आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत दिन तक रही है, आपका न्यूट्रिशन बहुत दिन तक डिप्राइव रहा है, तो आपका एल्बुमिन डिक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आपका एल्बुमिन इन सब कंडीशंस नहीं था और एल्बुमिन कम हो रहा है आपका, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और किस कारण से एल्बुमिन कम हो रहा है उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। और जहाँ तक एल्बुमिन के कैसे बढ़ाना है उसकी बात है, तो एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है, तो आपको हाई प्रोटीन चीज़ें लेनी है। आप नॉनवेज अगर खाते हो तो एग इज़ द बेस्ट सोर्स, अंडा सबसे अच्छा सोर्स है एल्बुमिन का, प्लस फिश मीट वगैरह भी ले सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोयाबीन, राजमा, दाल, इन सब का सेवन करें। जी डॉक्टर, समय की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो उम्मीद है आज की यह चर्चा हमारे साथ ही दर्शकों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। जो मरीज़ पेट की या लीवर की विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो रहे, तो आपको फ़ौरन बिना डरे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। धन्यवाद।